हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग धारा नंबर 11 तक कवर किए थे। आज हम लोग धारा नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो धारा नंबर 12 का टाइटल क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को 10 से अन्यून वार्डों में जैसा कलेक्टर अवधारित करे विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक वार्ड एक सदस्य वार्ड होगा। मतलब प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है ना, उसको मिनिमम 10 वार्ड्स में डिवाइड करना है और वो कौन करेंगे? कलेक्टर करेंगे। और हर वार्ड से एक पंच जो है वो निर्वाचित होगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परंतु जहां ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, वहां उसे ऐसी रीति में वार्डों में विभाजित किया जाएगा जिससे कि वार्डों की कुल संख्या 20 से अधिक ना हो और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासाध्य एक जैसी ही होगी। मतलब अगर उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक है, मतलब ज़्यादा है, तो उसको मैक्सिमम 20 वार्ड में डिवाइड किया जाएगा। तो मिनिमम 10 वार्ड होने चाहिए और 1000 से अधिक जनसंख्या है तो 20 वार्ड होने चाहिए। और प्रत्येक वार्ड जो है ना, मतलब हर वार्ड के बीच में जो जनसंख्या है वो सेम होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट क्या है? परंतु यह और भी है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या का और ऐसे पंचायत में वार्डों की संख्या के बीच का अनुपात ऐसे संपूर्ण खंड के लिए जिसके भीतर पंचायत क्षेत्र आता है यथासाध्य एक जैसा ही होगा। मतलब ग्राम पंचायत की जनसंख्या और वार्डों की संख्या के बीच का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो धारा नंबर 12 कवर होता है। हम लोग धारा नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। धारा नंबर 13 की हेडिंग क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायत का गठन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगी। तो इसमें याद रखना कि ग्राम पंचायत पंच और सरपंच से मिलकर बनती है। यहाँ उप सरपंच नहीं आएगा, क्योंकि उप सरपंच जो है वो पंच में से ही एक पर्सन को उप सरपंच बना देते हैं, तो अलग से इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है, तो पंच और सरपंच ही आएगा, उप सरपंच नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। क्या लिखा है? परंतु जिस ग्राम पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक निःशक्त व्यक्ति को विहित रूप से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम निर्देशन उस पंचायत की शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा जो 2 वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नाम निर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार कर्तव्य होगा जैसा कि विहित किया जाए। तो ये प्रावधान 2019 से जोड़ा गया था। और इसमें क्या है ना कि अगर इलेक्शन के बाद कोई पंच या सरपंच में से कोई भी व्यक्ति निःशक्त नहीं है, तो राज्य सरकार एक निःशक्त व्यक्ति को अपॉइंट करेगी। अब ये जो निःशक्त व्यक्ति है उसका मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का होना चाहिए, है ना। मतलब मिनिमम अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करी तो वो हाँ 2 साल तक काम करेगा, और मैक्सिमम तो 5 इयर्स है ही, तो मिनिमम उसका बस याद रखना कि 2 साल तो होना ही चाहिए उसका टेन्योर। और इसका पावर और क्या इसके फंक्शंस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? सब क्लॉज 2 में यदि कोई ग्राम या वार्ड यथास्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है, तो उस स्थान को भरने के लिए यथास्थिति ऐसे ग्राम या वार्ड में नए निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। इलेक्शन में अगर सरपंच और पंच का चुनाव नहीं हो पाता
तो फिर से 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परंतु इस उपधारा के अधीन सरपंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण निर्वाचित पंच धारा 17 के उपधारा 2, 3, 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए धारा 20 के अधीन प्रथम सम्मेलन में अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेंगे, जो इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सरपंच के पद ग्रहण करने तक इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा। मतलब अगर सरपंच का इलेक्शन नहीं हुआ है ना, मतलब वो सरपंच नहीं चुना गया है, तो उसके पोस्ट को भरने के लिए, क्योंकि वो ग्राम पंचायत का लीडर होता है, तो वो पोस्ट वैकेंट नहीं रह सकती। तो जब तक 6 माह के भीतर दूसरा चुनाव होता है और दूसरा सरपंच इलेक्ट होता है, उस ड्यूरेशन के लिए ग्राम पंचायत अपनी प्रथम सम्मेलन में अपने जैसे उप सरपंच को पंचों में से चुन लिया जाता है, वैसे ही एक कार्यवाहक सरपंच को पंचों में से चुन लिया जाएगा और वो तब तक काम करेगा जब तक दूसरे इलेक्शन में नए सरपंच का इलेक्शन ना हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परंतु यह और भी कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए आगे की और कार्यवाहियां इस उपधारा के अनुसार पंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण रोकी नहीं जाएगी। मतलब अगर सरपंच इलेक्ट नहीं हुए तो उन लोग अपने में से सरपंच चुन लेंगे, लेकिन अगर कोई वार्ड से पंच नहीं चुना जाता तो ग्राम पंचायत की कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं रखी जाएगी। जैसे उन लोग का काम चलता था वैसे ही चलेगा, बस ये रहेगा कि 6 महीने के अंदर दूसरे सरपंच पंच को इलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परंतु यह भी कि यदि कोई ग्राम या वार्ड पुनः यथास्थिति किसी सरपंच या किसी पंच को निर्वाचित नहीं करता है, तो यथास्थिति ऐसे ग्राम में या ऐसे वार्ड में पंच के निर्वाचन की नई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाए कि यथास्थिति ऐसे ग्राम से या ऐसे वार्ड से सरपंच या पंच का निर्वाचन किए जाने की संभाव्यता है, और यदि आयोग ये विनिश्चय करता है कि सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए, तो प्रथम परंतु के अधीन निर्वाचित सरपंच इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करते रहेगा। मतलब जैसे फिर से इलेक्शन हुआ 6 माह के भीतर, लेकिन उस इलेक्शन में फिर से जनता ने सरपंच को या पंच को नहीं चुना है, तो अगला जो इलेक्शन होगा उसकी ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। वो स्टेट की इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नेक्स्ट इलेक्शन कब कराना चाहते हो, और जब उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि कंडीशन फेवरेबल है और चुनाव हो सकता है, तब अगला इलेक्शन होगा। और मीनवाइल जो सरपंच चुन के आया है कार्यवाहक सरपंच अपने पंच में से, वही काम करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते सब क्लॉज 3 को विलोपित किया गया है। सब क्लॉज 4 में आते हैं। सब क्लॉज 4 में पंचायत में जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुल जनसंख्या के साथ है। ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस पंचायत में भिन्न भिन्न वार्डों के लिए विहित रीति से आवंटित किए जा सकेंगे। मतलब ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन होगा SC ST के लिए, वो डिपेंड करेगा कि उस ग्राम पंचायत में SC ST की पॉपुलेशन कितनी है। तो जितनी SC की पॉपुलेशन होगी उतने % सीट SC के लिए रिजर्व होंगे, और जितनी ST का पॉपुलेशन होगा उतना सीट ST के लिए रिजर्व्ड होगा। किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
दोनों के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां कुल स्थानों की संख्या के 25% के स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किया जाएगा। तो पहले क्या सिस्टम था ना कि अगर SC/ST का टोटल रिजर्वेशन 50% से कम है तो 25% जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाती थी OBC के लिए। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लॉज में चेंजेस लाया है और अब OBC को भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले ऐसा फिक्स था कि 25% OBC को देना ही है अगर SC/ST की पॉपुलेशन 50% से कम है, लेकिन अभी कैसा है कि 50% से अगर कम है SC/ST की पॉपुलेशन तो जो OBC के को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन OBC को भी नहीं दिया जाएगा। सपोज ग्राम पंचायत में OBC की पॉपुलेशन 70% है तो उनको 70% नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम OBC को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा और क्राइटेरिया जो होगा वो पॉपुलेशन उनकी कितनी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन OBC को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज 5 में क्या दिया हुआ है? सब क्लॉज 5 में उपधारा 4 के अधीन आरक्षित किए गए स्थान की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या OBC की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। मतलब जितना भी रिजर्वेशन हम लोग दिए है कैटेगरी वाइज, उस कैटेगरी वाइज में भी 50% जो है वो वुमेन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज 6 में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या के कम से कम स्थान जिनके मतलब आधे स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न वार्डों के लिए लॉट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। मतलब ओवरऑल 50% रिजर्वेशन देना है हर कैटेगरी में वुमेन्स को, और कौन से वार्ड में कौन से पोस्ट पे रिजर्वेशन होगा इसका फैसला लॉटरी सिस्टम निकाल के किया जाएगा और लॉटरी कौन निकालेंगे? कलेक्टर निकालेंगे। फिर सब क्लॉज 7 में क्या दिया हुआ है? ऐसे वार्ड जिनमें अनुसूचित जातियां, जनजातियों या OBC की कोई जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब जब लॉटरी निकाल रहे होंगे और सपोज वार्ड नंबर 5 के लिए SC सीट रिजर्व करने के लिए रखा गया, बट वार्ड नंबर 5 में SC की पॉपुलेशन नहीं है तो वार्ड नंबर 5 में दूसरी कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब जिस वार्ड में जिस कैटेगरी की पॉपुलेशन होगी वहाँ उसी सीट का रिजर्वेशन होगा। तो धारा नंबर 13 हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग धारा नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।